हेलो एवरीवन। ओशियनोग्राफी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रिलीफ ऑफ ओशन के बारे में। तो जैसे कि ओशियनोग्राफी खुद में ही डिफाइन करता है कि ये क्या है, एक स्टडी है ओशन से पर्टेनिंग है जो। तो ओशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको जो है ओशियनोग्राफी के अंडर पढ़ा जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो जो रिलीफ है, यानी कि जो बिल्कुल जहाँ मतलब जो जो लैंड है जिसके ऊपर पानी भरा पड़ा है ऊपर तक, ओशन जिसके ऊपर है, तो उस लैंड के क्या क्या फीचर्स हैं ओशन के अंदर जो हमें दिखते नहीं। तो ये हैं सारे रिलीफ ऑफ ओशन। इसमें हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, ओशन ट्रेंचेस क्या होती हैं, जो सी माउंट्स हैं वो क्या है, गायट्स हैं वो क्या है, अबाइसल प्लेन्स हैं। इन सभी फीचर्स को हम जो है रिलीफ ऑफ ओशन के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। बात करूं तो जो हमारी अर्थ है उस पर जो 71% जो क्या है वो है पानी। तो हमारी अर्थ पे 71% पानी है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो पोलर एरिया में आइस कैप के रूप में जमा हुआ है। और जो 29% है वो सिर्फ क्या है, लैंड पोर्शन है। तो इसीलिए मतलब हम ओशन की स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 71% पार्ट जो है अर्थ का वो तो ओशन ही है, पानी है। तो इनिशियल जब अर्थ जब अपने जो फॉर्म हो रही थी तो उस टाइम पे ये बहुत गर्म मोल्टन बॉल थी बिल्कुल। और यहाँ पर क्या था, लगातार जो है वॉल्केनिक इरप्शन जो थी इसके अंदर से होती रहती थी। तो वॉल्केनिक जो इरप्शंस थी वो होती रहती थी, और क्या था उसके अंदर से गैसेस निकलती रहती थी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, वाटर वेपर। ये सब निकल के क्या था ऊपर आसमान में जाती थी। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती गई तो जो है एटमॉस्फेयर क्या था वो ठंडा था। तो ये ऊपर ऊपर गई तो ये ठंडी होती गई, तो जो उसमें वाटर वेपर था ना वो कंडेंस होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हुआ तो क्लाउड की जो फॉर्मेशन शुरू हुई। और जो है जब ये थ्रेशोल्ड पानी को होल्ड करने का क्लाउड का ख़त्म हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल हुई। तो जो ये गर्म धरती थी इसके ऊपर जब बारिश पड़ी तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या है स्लोली स्लोली ये कूल डाउन होना शुरू होगी। तो कूल डाउन हुई और ये पानी जो था जहाँ जहाँ डिप्रेशन थे वहाँ पर ये भरता चला गया। और इन डिप्रेशन को आज हम देखते हैं तो इन्हें हम ओशियंस बोलते हैं। ये सारा वही पानी है। तो इस तरीके से कुछ इरप्शंस थी वो वॉल्केनिक जो हो रही थी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, वाटर वेपर जो है रिलीज हो रहा था एटमॉस्फेयर में। और कुछ जो रिसर्चर हैं उनका मानना है कि जो कुछ कॉमेट्स थे वो भी जो है धरती से टकराए थे, वो भी धरती पे गिरे थे। तो वो भी अपने साथ जो है कुछ ना कुछ पानी लेके आए थे, तो इनकी वजह से भी जो पानी है अर्थ के जो सरफेस है उसमें आया है। बात करूं एवरेज डेप्थ, सभी जितने भी ओशन है उनकी जो एवरेज निकालूं मैं उनकी डेप्थ का, तो वो 3.8 किलोमीटर है। और जो लैंड है उसके ऊपर देखा जाए, जो लैंड के ऊपर जो एवरेज हाइट है वो सिर्फ 840 मीटर्स है। तो ये भी एक फैक्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। बात करूं पूरी दुनिया की तो इसमें टोटल कितने 5 ओशंस हैं। अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक है ये लार्जेस्ट ओशन है। और इसी ओशन के अंदर जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं मरियाना ट्रेंच, जो कि कितना दूर है, 11 किलोमीटर नीचे है, वो पैसिफिक ओशन में मिलता है। और चौथा ओशन है आर्कटिक ओशन। ये तो क्या है, परमाफ्रॉस्ट है, यहाँ पर मतलब पूरे साल क्या है बर्फ ही जमी रहती है। और लास्ट है सदर्न ओशियन। जो सदर्न ओशियन है वो ओवरऑल देखा जाए सभी ओशियन में तो सबसे डीप जो है वो है सदर्न ओशियन। तो ये देखिए आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और ये है सदर्न ओशियन। अब मैंने कहा कि हम इस लेक्चर में देखेंगे रिलीफ ऑफ ओशियन। अब इतनी गहराई पे हम मतलब किस तरीके से इन जो नीचे जो ये स्ट्रक्चर हैं, जो नीचे ज़मीन है ओशियन की, उसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम किस तरीके से जो है स्टडी करते हैं। अब इसकी डायरेक्ट स्टडी तो करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत डेप्थ है और इतना नीचे अगर हम जाएंगे तो इसका जो पानी का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होता है कि मतलब उसको हम जो है बिल्कुल भी जो हमारी मशीन्स वगैरह जो हैं
वो झेल नहीं पाएंगी। तो इसीलिए क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो है नीचे जो रिलीफ है उसको स्टडी करते हैं। उसके अंदर क्या है, हम एक तो हम सोनार का यूज़ करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर जो है वेव्स निकालता है और वो नीचे से वेव टकरा के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगता है। और जो साउंड वेव्स होती हैं सोनार की, उनकी स्पीड नियर अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड है। तो इस हिसाब से कुछ अगर नीचे कोई माउंटेन वगैरह है तो वो जल्दी टकरा के वापस आ जाएगी। तो इससे मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ चीज़ नीचे है। तो इस तरीके से क्या है, वो सी फ्लोर की मैपिंग करते हैं सोनार के थ्रू, ट्रांसमीटर और जो रिस्पॉन्डर होता है जो इसको लेता है इन सारी साउंड वेव्स को। और अगला है स्वैथ बैथीमेट्री। तो बाथीमेट्री का मतलब ये क्या है कि स्टडी ऑफ ओशियन फ्लोर। तो स्वाथ बैथीमेट्री देखिए कुछ इस तरीके से होती है। इसमें क्या है, ओशियन में जो ये है, ओशियन के ऊपर शिप है, इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो ये बिल्कुल इस तरीके से देखिए स्वैथ में क्या है, पूरे ओशियन फ्लोर को मैप कर रहा है और सारा जो डाटा ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है और इसको स्टडी किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है। अगर कोई माउंटेन बीच में आएगा तो उसको भी यहाँ डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है स्वाथ बाथीमेट्री से जो है फ्लोर को नापा जाता है। बात करूं एक्टिव और पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन की, तो एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होते हैं, देखिए जहां पर कि टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही होती है वो एक्टिव हो गए, और पैसिव जहां पर कि टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है। टेक्टोनिक से मेरा मतलब है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक वगैरह जो फिनोमिनन्स है। तो ये देखिए, ये यहाँ फोकस कीजिएगा और यहाँ कीजिएगा। तो एक्टिव के लिए यहाँ फोकस करते हैं। देखिए ये क्या है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है एक, ठीक है, और ये वाली क्या है, ओशियनिक प्लेट है। तो मेरे जो मैंने पीछे आपको लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैंने समझाया था कि ओशन जो प्लेट होती है वो हमेशा क्या होती है, भारी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। इसलिए जो है ये क्या करती है, हमेशा सबडक्ट करती है। जब ये आपस में कन्वर्ज कर रही होती है तो भारी ओशन होती है और ये हमेशा नीचे को सबडक्ट करेगी। और सबडक्ट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यह साथ में ट्रेंचेस बनेंगी और जो है यहाँ पर पानी भी अंदर आएगा और एक्सट्रीम हाई प्रेशर जो है पानी की वजह से बनेगा। और ये इस तरीके से प्रेशर जो है, और जो रॉक्स नीचे पिघली होंगी और ऊपर से पानी का प्रेशर है ना, तो ये फटके जो है वॉल्केनो के रूप में इस तरीके से आइलैंड आर्क बनती है कॉन्टिनेंटल प्लेट पे। तो इसकी वजह से क्या है, भूकंप वगैरह काफ़ी यहाँ पर फील होता है। तो इसलिए ये काफ़ी टेक्टोनिक एक्टिविटी से भरा हुआ जोन है। और बात करूँ पैसिव में, तो यहाँ क्या है, ये देखिए एक ये समुद्र के अंदर दो प्लेट्स हैं। समुद्र के अंदर जो है दो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं एक दूसरे, एक यहाँ को जा रही है और एक इधर को जा रही है। तो जब ये सेपरेट होंगी तो क्या होगा, नीचे जो भी मैग्मा है अस्थिनोस्फेयर में वो धीरे 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 करके ऊपर निकलता रहता है और क्या है, वो मिड ओशनिक रिजेस बनाता है। तो यहाँ पर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, यहाँ पर ट्रेंचेस फॉर्म नहीं होती हैं। तो हम ये इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आप समझ चुके हैं एक्टिव मार्जिन और पैसिव मार्जिन में क्या फ़र्क है। अब बात करते हैं जो ओशन रिलीफ का पहला जो हिस्सा है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये जो है, जो हमारा लैंड है वहाँ से नीचे की तरफ को 1 से 3 डिग्री की सीवर्ड स्लोप इसमें देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। और ये क्या है, ये बिल्कुल शैलो एरिया है। समुद्र के नीचे वाला जब जहाँ से मतलब ओशन शुरू ही होता है, लैंड और ओशन शुरू होते हैं, तो ये बिल्कुल समुद्र का शैलो एरिया है। समुद्र यहाँ पर इतना डीप नहीं होता। ये क्या है, कुछ किलोमीटर, आप देखिए फ्यू किलोमीटर से लेके ये मोर देन 500 किलोमीटर तक होता है। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये है देखिए, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यहाँ पर जो ये देखिए समुद्र इतना गहरा नहीं है, यहाँ देखिए कितना गहरा है, तो यहाँ पर इतना वो नहीं है। और ये जो देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस बात कर रहा हूँ ना मैं, फ्यू किलोमीटर से लेके ये वाली से लेके मोर देन 500 किलोमीटर तक ये जो है डिस्टेंस हो सकती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। और जितने भी मतलब अगर मान लीजिए कोई रिवर है जो ओशन में मिल रही है, तो वो अपने सारे सेडिमेंट्स कहाँ हैं, कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है यहीं पर जो है डिपॉजिट करती है। और जितना भी जो ये ओशियन है उसका 8.6% जो एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑक्यूपाई करती है। और जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट का हिस्सा होती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और जो ये कॉन्टिनेंटल राइज है, ये सारे तीनों के तीनों क्या है, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है उसका हिस्सा है, और जो अबाइसल प्लेन है वो क्या है, सारे ओशियानिक प्लेट का हिस्सा होते हैं। तो ये आपने देखा, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो यहीं पर मोस्टली जो है अच्छे फोटिक जोन होते हैं, और यहीं पर सारे जो कोरल वगैरह हैं यहीं पर सरवाइव करते हैं, फिश जो होती हैं वो यहीं पर रहती हैं। अब हम पढ़ेंगे इस वाले को, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप को आएंगे। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये डिग्री देखो अब कितनी होगी, 5 to 60 डिग्री स्लोप आ गई। अब ये देखिए 5 to, ये वाली यहाँ से 5 to 60 डिग्री की स्लोप आ गई है। और क्या है, अगर देखिए मान लीजिए कोई रिवर आ रही है, तो रिवर क्या करती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप में सबमरीन कैनियंस बनाती है। ये देखिए तो यहाँ नहीं है, तो सबमरीन कैनियंस जो है रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। कैनियन क्या होती है, एक वी शेप्ड वैलीज होती हैं, क्योंकि जैसे ही रिवर जो है ओशन में एंटर करती है तो उसका जो टर्बिडिटी, जो उसका फ्लो होता है, वो करंट जो होते हैं क्या होते हैं, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी जो ज़मीन है उसको इरोड करते हैं, और वहाँ पर क्या है, वी शेप्ड वैलीज बनाते हैं। तो वी शेप्ड वैलीज यहाँ बनती हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पे टर्बिडिटी करंट की वजह से। और फिर जब ये नीचे क्या होगा, अबाइसल फैन बनाएंगे। ठीक है, जब भी सबमरीन कैनियन या फिर वी शेप्ड वैलीज बनेगी तो नीचे क्या बनेगा, अबाइसल फैन बनेगा। ठीक है, और बट व्हेन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन कैनियन देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल राइज। अगर जो है सबमरीन कैनियन नहीं बनी तो क्या होगा, वहाँ पर कॉन्टिनेंटल राइज बनेगा। तो ये याद रखना, जब भी रिवर आएगी तो वो बनाएगी वी शेप्ड वैलीज और अबाइसल फैन, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, अबाइसल फैन की जगह कॉन्टिनेंटल राइज आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगी, फिर स्लोप आएगा, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये कॉन्टिनेंटल राइज है, क्योंकि यहाँ से क्या है, अगर ये देखिए यहाँ से कटाई करेगी वो रिवर, वी शेप्ड वैली यहाँ बनती होती है, और फिर यहाँ पर जो है फैन बन जाते हैं, अबाइसल फैंस। अगर नहीं है, रिवर ने नहीं बनाई, तो सिंपल इस तरीके से बनेगा, शेल्फ होगी, स्लोप होगी और कॉन्टिनेंटल राइज होगा, और फिर यहाँ पर अबाइसल प्लेन होंगे। तो वो यही है कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, एक ये मतलब हल्का सा 0 से 5 डिग्री की स्लोप है, जहाँ की मतलब जो कि सेडिमेंट्स जो आ रहे हैं ऊपर से गिर के स्लोप से जो नीचे जाके जो है इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज बनाएंगे। और ये जो है मोस्टली कहाँ देखे जाते हैं, जो पैसिव कॉन्टिनेंटल, मैंने बताया ना आपको, जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर हमें हमेशा कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ एक्टिव मार्जिन्स होंगे वहाँ हमेशा क्या मिलेगा, ट्रेंचेस मिलेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा कॉन्टिनेंटल राइज। और अगर ये एक्टिव प्लेटें होती दोनों, है ना, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या बनती, ट्रेंच बनती। देखेंगे हम आगे। बात करूँ अबाइसल प्लेन की, तो अबाइसल जो वर्ड है उसका खुद का ही जो मतलब है वो है समथिंग एट ग्रेटर डेप्थ, जो बहुत गहरा है। और ये क्या है, एक्सट्रीमली फ्लैट एरिया है, जो कि कॉन्टिनेंटल राइज के बाद जो है शुरू हो जाता है। अबाइसल प्लेन जो है इनको बोला जाता है फ्लैटेस्ट फीचर जो है धरती पे, तो वो है अबाइसल प्लेन्स। और अबाइसल प्लेन ये इतनी डेप्थ पे है कि यहाँ पर जो है जो लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सनलाइट पहुँचती ही नहीं, तो यहाँ पर लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आफ्टर ट्रेंचेस के बाद क्या है, डीपाइसल जो अबाइसल प्लेन्स हैं। सबसे पहले तो देखिए मैंने कहा ना आपको कि जो मरियाना ट्रेंच है वो 11 किलोमीटर की डेप्थ पे है, तो सबसे गहरी तो मतलब ट्रेंचेस ही हैं। तो ट्रेंचेस के बाद जो सबसे गहरी चीज़ है ओशन में वो यही है, अबाइसल प्लेन्स। तो ये रहे अबाइसल प्लेन्स देखिए, और यहाँ को अगर एक्टिव मार्जिन होता तो यहाँ ट्रेंच बनती है। अब बात करते हैं ओशनिक ट्रेंच की, तो ये देखिए जहाँ एक्टिव कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मार्जिन है और ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है। तो कुछ एग्जांपल है, मरियाना ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, मिड अमेरिका ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जावा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, जापान कुरिल ट्रेंच। तो ये इस तरीके से होता है, अगर ना एक्टिव मार्जिन्स हो तो इस तरीके से देखिए ये ट्रेंचेस जो हैं ये बनती हैं।
बात करूँ मिड ओशियनिक रिजिस की, तो ये बनते हैं, देखिए ये देखिए, ये ओशियन में क्या है, दो ओशियनिक प्लेट्स हैं, ए है और ये बी है, और ये क्या है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं। ओशियन के अंदर की बात है, तो दो प्लेट्स जहाँ ओशियन की डाइवर्ज हो रही होंगी तो यहाँ पर क्या है, गैप बनता है। यहाँ गैप बनेगा तो ऑफ कोर्स जो नीचे ये जो मैग्मा, अस्थिनोस्फीयर में जो मैग्मा पड़ा हुआ है, ये ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर रिलीज होगा। तो जैसे ये ऊपर आएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से डिपॉजिट होगा और निकलता जाएगा, और ये निकलता जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से सारी जगह। इस तरीके से क्या होता है, एक रिज बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं मिड ओशियनिक रिज। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मिड अटलांटिक रिज। तो मिड अटलांटिक रिज देख लीजिए आप, ये देखिए, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, उस पर ये देखिए, ये जो है पूरा मिड अटलांटिक रिज है। और मिड अटलांटिक रिज पे ही क्या है, जो आइसलैंड जो कंट्री है वो इसी के ऊपर सिचुएटेड है, इसीलिए वहाँ पर जो है मैक्सिमम हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गीजर्स जो है आइसलैंड में देखे जाते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मिड अटलांटिक रिज जो है आइसलैंड से होता हुआ निकल रहा है। तो ये एक तरफ यूरेशियन प्लेट सेपरेट हो रही है, एक तरफ जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ओशियन के अंदर, वो एक दूसरे से यहाँ पर डाइवर्ज हो रही हैं। बात करूँ अगला जो फीचर है वो है सी माउंट। सी माउंट यानी कि मतलब समुद्र के अंदर माउंटेन, तो उसे बोलते हैं सी माउंट। और ये क्या है, कॉनिकल है, अंडर सी माउंटेन है, ये समुद्र के अंदर ही है। और समुद्र का जो बेस है उससे इनकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के आसपास जो है उसकी डेप्थ अगर है, और ये कॉनिकल है, माउंटेन है, तो इसे बोलेंगे हम सी माउंट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है सी माउंट। ये देखिए सी माउंट ओशियन के अंदर ही है, यहाँ से जो इसकी जो बेस से इसकी जो हाइट है 1000 मीटर होना ज़रूरी है, और ऊपर से इसको कॉनिकल शेप होना ज़रूरी है, तभी ये सी माउंट कहलाएगा। अब बात करूँ वॉल्केनिक आइलैंड की, तो जब ये सी माउंट क्या है, मान लीजिए नीचे जैसे कि वो लगातार कोई वॉल्केनो फट रहा है नीचे ओशन बेड पे, तो वो वहाँ पर क्या है, लगातार अगर कोई माउंटेन बनी जा रहा है, बनी जा रहा है, और वो माउंटेन बन बन के जो है ओशन का जो सरफेस है उससे बाहर अगर वो आ जाता है, और जो भी चीज़ जो माउंटेन की है, तो ये वहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये सी माउंट हो गया, अंदर अंदर है, और ये जब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये जो है इस लेवल से ऊपर आ गया, तो इसको बोल देते हैं हम वॉल्केनिक आइलैंड। और जब ये वॉल्केनिक आइलैंड चाहे इस पानी की एक्शन की वजह से इरोड होता है, या कोई विंड है उसके एक्शन की वजह से इरोड हो रहा है, तो अगर ये इस तरीके से फ्लैट टॉप्ड माउंटेन बन जाता है, चाहे वो वाटर लेवल के बिल्कुल मैच कर रहा हो या फिर उसके अंदर हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, गाय आउट। तो ये देखिए गाय आउट ये है, ये देखिए यहाँ इरोजन हो रही है, इस वाले की इरोजन है, इरोजन हुई, ये यहाँ से गया और नीचे कट हुआ, तो फ्लैट टॉप्ड जो माउंटेन्स हैं नीचे पानी के, उन्हें बोलते हैं गयाट। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, फ्लैट टॉप माउंटेन विद इन द सी, व्हेन वॉल्केनिक आइलैंड गेट इरोड ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव और विंड्स, देन अ फ्लैट टॉप इज क्रिएटेड, दिस इज नोन एज गयाट। तो ये देखिए गयाट। तो ये सब था ओशन रिलीफ के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपने कुछ पूछना है, तो फेसबुक पेज एन्जॉय लाइफ पे जाइए, और वहाँ पर 1791 ज़रूर टाइप कीजिएगा एन्जॉय लाइफ के बाद। तो वहाँ पर आप जो है मैसेज के थ्रू हमसे पूरी क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।